बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एबीएन न्यूज़ आप देख रहे हैं। मैं जमाल अहमद हूं। फ़हीम सिद्दीकी साहब मेरे साथ मौजूद हैं। एक इंतहाई हसास मामले पर, एक इंतहाई अहम मामले पर इनसे बात करेंगे। मामला जो निकला था गायब होने से, अगवा होने से, कत्ल होने से, और अब मामला कहां पहुंच चुका है, इस सब पर बात करेंगे। फ़हीम भाई, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जमाल। सर, मुस्तफ़ा कत्ल केस, मुस्तफ़ा गायब, अगवा वाला मामला, सारा अरमगान वाला मामला, ये मामला शुरू हुआ था गालिबन अगवा होने से या गायब होने से। अब मामला जहां पर है, वहां पर तो ये लग रहा है कि शायद जो ब्यूरोक्रेसी है वो ही इसको दबाने पर चली है। ये मामला जरा क्विक बताएं, कहां से शुरू हुआ था, फिर इस वक्त मामला कहां पर है, हम इस पर बात करेंगे। देखिए जमाल, मामला तो ज़ाहिर है हैप्पी न्यू नाइट से शुरू हुआ था, जब एक पार्टी में जो है वो कुछ लोग जमा थे और उस पार्टी के बाद जो है अरमगान और उसकी गर्लफ्रेंड के दरमियान कुछ ऐसा हुआ जो अरमगान की गर्लफ्रेंड ने जो है मुस्तफ़ा आमिर को बता दिया था। और ये कुछ हम्म। ऐसी बात थी जो मुस्तफ़ा आमिर ने शरारतन जो है वो अरमगान को इसके ऊपर छेड़ा और वहां से जो है वो बेसिकली मुस्तफ़ा आमिर और अरमगान के दरमियान एक चीज जो है वो स्टार्ट हो गई। अरमगान ने या, पहले बुलाकर एंजिला जो उसकी गर्लफ्रेंड थी उसे तशद्दुद का निशाना बनाया 5 फरवरी को, और फिर 6 फरवरी को जब मुस्तफ़ा आमिर उसके पास पहुंचता है तो वो उसे भी तशद्दुद का निशाना बनाता है। उसके बाद नशे की हालत में वो जो उसे लेकर निकलता है और फिर ले जाकर जो है वो पहले वहीं मारता है, उसके बाद मारने के बाद जो ले जाकर दुरेजी में उसको गाड़ी समेत पेट्रोल छिड़क कर आग लगा देता है। यहाँ तक कि मामला जो है वो एक अगवा और कत्ल का मामला था। यहाँ इसमें थोड़ी सी वो चीज ये थी कि जब मुस्तफ़ा आमिर की वालदा को ये सारी चीजें, वो अपने बेटे को तलाश कर रही थी और इस दौरान जो है वो मुस्तफ़ा के दोस्त के मोबाइल पर एक व्हाट्सएप मैसेज मिलता है मुस्तफ़ा आमिर का, जिसमें वो कहता है कि मैं बस अरमगान से मिलकर आ ही रहा हूँ। हाँ, तो अब अब फहीम अरमगान, साहब सिर्फ ये बता दीजिए कि वो लड़की, अरमगान और फहीम, ये आपस में म्यूचुअल फ्रेंड है, राइट? यस ऐसा ही है, मुस्तफ़ा आमिर नॉट फहीम। ऑलराइट, या मुस्तफा आमिर, यस, ठीक। यस 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 यस, ये तीनों जो है वो म्यूचुअल फ्रेंड थे। और ये फ्रेंडशिप ऐसी पार्टीज में ही हुई थी। और जो अब रिकॉर्ड सामने आ रहा है उसके मुताबिक तो ये मुस्तफ़ा आमिर और अरमगान जो है वो कोई 2019 से जो है वो दोस्त थे। और ऑलराइट। ऐसी पार्टीज में मुलाकात हुई थी दोनों के दरमियान, और उसके बाद से जो है दोनों ने एक दूसरे से कांटेक्ट नंबर शेयर किए, और उसके बाद ये एक दूसरे से मुस्तकिल राब्ते में थे। और मैं इसके ऊपर मजीद भी काम कर चुका हूँ और उसको भी जल्द जो है वो कल मैं भी कि मैं उसे रिलीज भी करूँ। तो इसमें अब तो बहुत सारी चीजें सामने आ रही हैं जमाल। ये अरमगान, मैं कुछ चीजें आपको बता भी देता हूँ, बेशक इससे मेरा अपना प्रोग्राम भी किसी हद तक डिस्टर्ब होगा, सर, लेकिन मैं आपको बताऊं कि अरमगान से मुतालिक अब वो चीजें सामने आ रही हैं कि मैं खुद हैरान हूँ। 2019 में जब अरमगान कस्टम के हाथों पकड़ा गया है तो उससे जो इन्वेस्टिगेशन हुई है वो एक ऐसी इन्वेस्टिगेशन थी कि मैं समझता हूँ कि उस वक्त उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए थी। उस वक्त ये पता हम्म। चल चुका था कि अरमगान एक इंटरनेशनल ड्रग रैकेट से कनेक्शन में है और उनसे वीट मंगवाता है, दीगर मनशियात मंगवाता है 2019 में? बिटकॉइंस के जरिए। यस, 2019 में मैं आपसे ऑन रिकॉर्ड ये बात कर रहा हूँ। ये चीजें कोई छुपी हुई नहीं है, अब मेरे पास वो सारे डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं जिनमें सारी बातें ठीक। लिखी हुई हैं। और 2019 में जब इन्वेस्टिगेशन होती है तो ये पता चलता है कि अरमगान 2017 से ये खेल खेल रहा था। वो 2017 से 2019 में पकड़े जाने से पहले तक 9 टाइम इंटरनेशनल ड्रग रैकेट से मनशियात मंगा चुका था। उसने पेमेंट बिटकॉइन के जरिए की थी, ऑर्डर डार्क वेब पर जाकर किया था। तो अब ये तो बेसिकली एक ऐसी चीज थी कि उसके बाद तो मैं समझता हूँ कि तहलका मच जाना चाहिए था। हम्म। और सिर्फ यही नहीं कि जनाब अरमगान से ये चीजें सामने आई थी, और भी कई चीजें उस इन्वेस्टिगेशन में है जो मैं जी। जल्द सामने लाऊंगा। लेकिन उसके बाद उसमें कई घरानों के नाम है, कई लड़कों के नाम है जिनको जो है बाकायदा तौर पर कॉल किया गया इन्वेस्टिगेटर्स की जानिब से, और वो आए अपने माँ बाप के साथ और पता चला कि जनाब ये तो इसकी तो उम्र ही 20 साल है, 21 साल है, 22 साल है, 25 साल है। इस तरह के यंग लड़के थे, स्टूडेंट्स थे, वो नशा कर रहे थे, अरमगान से खरीद रहे थे, अरमगान उनको बेच रहा था। फहीम साहब, ओ यहाँ भाई, पर मैं ये देख रहा हूँ, जो मैं जितना इसको स्टडी कर रहा हूँ कि मामला अब डिस्कस जो हो रहा है या फिर जिस तरह से मामला सामने आ रहा है, वो मुस्तफा का कत्ल केस ही रह चुका है। जबकि अरमगान ने जो कुछ या शिराज ने जो कुछ बताया, और फिर वो एक्ट्रेस साजिद खान के बेटे जो अरेस्ट हुए, जिन्होंने बताया, शिराज ने, हाँ गालिबन साहिर शिराज ने बताया, साहिर और फिर साहिर ने। ये तो मामला बहुत बड़ा है, इस पर बात क्यों नहीं की जा रही? कुछ बड़ी मछलियां, जाहिर है वो एक लफ्ज इस्तेमाल होता है, उनके भी कोई वो इलीट, द स्टैंडर्ड जो है उनका, वो भी शामिल है, असल मालिकान भी शामिल है जो खुद को पाकिस्तान के मालिकान समझते हैं।
और देखिए बात ये है जमाल कि इसको थोड़ा सा इस एंगल से देख लीजिए कि पहले तो मैं इसको मुस्तफा आमिर और के कत्ल के केस को, अगवा और कत्ल के केस को अलग करता हूँ, और इसको ठीक इस है। तरह से अलग करता हूँ कि ये केस एक तरह से सॉल्व हो चुका। ठीक है, राइट। अब जो भी शहादतें थी वो मिल चुकी, उसमें हम्म। केस बिगाड़ने की कोशिश वहां पर भी हो रही है, जिस तरह से मुस्तफा, सॉरी, अरमगान के दो जाती मुलाजमीन को उस केस में गवाह बनाया गया। कैसे पॉसिबल है यार कि एक जिसके जाती हम्म। मुलाजमीन हो वो आज आपके दबाव में तो कह देंगे कि जनाब हाँ ठीक है जी, हमने जो है ये देखा ये देखा ये देखा, लेकिन कल जब ट्रायल शुरू होगा तो ट्रायल के वक्त अगर उनकी तरफ से एफिडेविट आ जाता है कि जी हमने तो जो कुछ कहा था पुलिस के दबाव में कहा था, हमने तो कुछ नहीं देखा, एक बात। दूसरी बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि वो दोनों मुलाजमीन जो है, वो गुलाम मुस्तफा जो है, वो दोनों मुलाजमीन जो है वो बेसिकली शरीक मुलजिम है। वो खुद अपने बयान में कह रहे हैं कि जनाब हमने अरमगान के कहने के ऊपर कालीन से एंजिला और उस मुस्तफा आमिर का खून साफ किया था। तो भाई ओ, वो तो शरीक मुलजिम हुए ना, अब ठीक उन्हें जो है हाँ, वो जाहिर। गवाह बना रहे हैं, वो सरकारी गवाह बना रहे हैं। तो इस तरह से केस को एक तरह से मैं कहूंगा कि खराब करने की कोशिश हो रही है। तो लेकिन फिर भी ऐसे एविडेंस मौजूद हैं, शिराज के जो है वो एविडेंस इनाम मौजूद की है। गवाहियां है यार। हाँ। जी, उसके अलावा दुरेजी से जो लाश मिली है उसके एविडेंसेस मौजूद हैं, जो वहां से इन्होंने वापसी में सफर किया उसके एविडेंसेस मौजूद हैं, जिस और कैब में इन्होंने सफर किया। वो ये एविडेंस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिनके बुनियाद पर केस मैं समझता हूँ कि वो फाइनल हो होगा। जाएगा। लेकिन इसके साथ साथ जो असल चीज है वो है ड्रग का मामला। या ड्रग जो है ना, ये एक ऐसा मामला है कि तो ये एक पुरानी चीज है, कराची के पोश इलाकों में जो है वो हमेशा ये चीजें चलती रही हैं। लेकिन वीड के हवाले से इतनी बड़ी चीजें जो है वो पहली बार सामने आई हैं। कोकीन, एलएसडी, एफेड्रिन, या इवन जो है वो आइस, ये सब तो बहुत दफा हमने सुना भी था, रिपोर्ट भी किया था। लेकिन जो वीड है ना और इसकी इतनी बड़ी खपत, ये पहली बार जो है वो सामने आई है। मैं रिसर्च कर रहा था तो मेरे सामने ये चीज सामने आई कि पाकिस्तान अगर कराची अगर दुनिया के 10,000 शहरों में है तो उनमें से दूसरे नंबर पर है। किस तरह दूसरे नंबर पर है कि पाकिस्तान, कराची में दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा चर्च इस्तेमाल की जाती है। हाँ। 42 टन सालाना चर्च कराची में फूकी जाती है। अब अगर मैं ये 42 कहूँ कि इस टन। 42 टन में से जो है वो 40 टन, चले बहुत मैं कर रहा हूँ, लेकिन अगर 40 टन जो है वो कराची के पौष इलाकों में फूकी जाती है तो किसी हद तक ठीक भी होगा जनाब, ठीक है। क्योंकि ये अब स्टेटस सिंबल बन चुका है। अगर आप वीट जी। पीते हैं, इट्स मीन आपका ताल्लुक जो है वो एक अमीर घराने से। तो ये है सिचुएशन, हाथ पड़ेगा इसके ऊपर, लेकिन मैं नहीं समझता कि कोई बहुत बड़ी कामयाबी हो जाएगी। आप साहिर हसन का मामला ले लीजिए ना, साहिर हसन को गिरफ्तार हुए कितने दिन हो गए, क्या ब्रेक थ्रू है जी। पुलिस के पास। पुलिस कहती है कि जी वो साहिर जो है वो राब्ते में था इंस्टाग्राम और स्नैपचैट के जरिए ड्रग रैकेट से, और उसका इंस्टाग्राम जो है वो लॉग ऑफ हो गया। अगर भाई लॉग ऑफ हो गया तो साहिर से पासवर्ड पूछ लो। कि वो साहिर को जो है वो पासवर्ड याद नहीं है। क्यों याद नहीं है? साहिर कहता है कि वो 3 साल से उसके मोबाइल में लॉगिन था, अब अचानक जो है वो लॉग ऑफ हो गया तो उसे नहीं याद आ रहा कि पासवर्ड क्या है। तो भाई अगर लॉग ऑफ हो गया है और साहिर ने भी नहीं किया, आपने भी नहीं किया, इवन पुलिस ने भी नहीं किया, तो फिर किसने किया? तो पुलिस समझती है कि साहिर के इंस्टाग्राम का पासवर्ड किसी और के पास भी था, और साहिर हम्म। की गिरफ्तारी के बाद उन्होंने इसे लॉग ऑफ कर दिया ताकि पुलिस जो है उससे वो ना कर सके, डेटा ना निकाल सके। अब क्या करें, अब कैसे आगे बढ़े? अब आगे बढ़ने का तरीका ये है कि जी इंस्टाग्राम लॉगिन हो जाए किसी तरह से। इंस्टाग्राम जी। कैसे लॉगिन हो? तो हमारी टेक्निकली इतनी साउंड है ही नहीं। उन्होंने एफआईए साइबर क्राइम को कहा भाई कुछ करें। उन्होंने इतनी बड़ी लंबी चौड़ी पैरिश दे दी कि जनाब ये फराहम कर दें तो हम जो है वो फेसबुक को लिखेंगे, इंस्टाग्राम को लिखेंगे, उसके बाद जो है शायद लॉगिन हो जाए। ये तो पुलिस का वर्जन हो गया ना, प्रोसिक्यूशन का वर्जन हो गया। आपका क्या वर्जन है सारे मामले में? साहिर ने बता दिया, आगे पर चलने वाला हिसाब तो नहीं आ रहा बीच में कहीं? क्यों नहीं आएगा भाई, क्यों नहीं आएगा? मैं ये नहीं कहता कि मेरे पास इस बात का कोई प्रूफ है, लेकिन मुझे ये बात बताई गई और बड़े वसूख से बताई गई कि जनाब वो जज साहब जिन्होंने अरमगान को पुलिस रिमांड देने के बजाय जेल कस्टडी कर दिया था, वो खुद वही शौक करते रहे हैं जो अरमगान करता रहा है। वो खुद एंटी नारकोटिक्स फोर्स में जज रहे हैं, और एंटी हाँ। नारकोटिक्स फोर्स में जो जज होता है वो 3 साल के लिए अपॉइंट होता है। इनका इनकी रिपोर्टेशन ऐसी थी कि इन्हें 1 साल के बाद एंटी नार्कोटिक्स फोर्स ने महकमे दाखिला से हाथ जोड़ के कहा कि भाई से वापस ले लो, ये हमें नहीं चाहिए। तो हम्म। बताने का मकसद सिर्फ ये है कि इस लेवल के लोग जो है ना वो कनेक्शन में है, वो बात कर रहे हैं। जाकिर हुसैन साहब जाते जाते पता है क्या करके गए? जाकिर हुसैन जी। साहब ने जाते जाते बड़ा कमाल का काम किया।
उन्होंने 25 फरवरी को एक लेटर लिख दिया, 25 फरवरी को वो जा रहे थे, उनको हटा दिया गया था ओहदे से सिंध हाई कोर्ट के हुक्म पर। उन्होंने एक लेटर लिख दिया महकमा दाखिला को कि जी ये एंटी वायलेंट क्राइम सेल, ये वही क्राइम सेल है जिसने जो है वो अरमगान के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए हैं पुलिस मुकाबले के और असले बरामदगी के। ये एंटी वायलेंट क्राइम सेल मुकदमा रजिस्टर्ड कर रहा है, ये तो जरा मुझे ये तो भेजें कि ये जो पुलिस स्टेशन है उनकी नोटिफाइड लिस्ट में एबीसीसी है भी या नहीं है। अरे भाई आप खुद एबीसीसी के केसेस चलाते रहे हो, आप एबीसीसी के केसेस में जो है वो रिमांड देते रहे हो, अरमगान के केस पे आपको याद आ रहा है कि नोटिफाइड है नहीं है। तो बेसिकली डेंट करने की कोशिश करते रहे आखिरी दिन तक। अब जब इस्लामिल का एक आदमी जो है वो डेंट कर रहा है तो अब जाहिर दीगर लोग भी हैं, इसी सोसाइटी का पार्ट है। मैं जो अरमगान की इंट्रोगेशन 2019 वाली की बात करता हूँ तो उसमें कई ऐसे नाम आए जिनको जो है इंट्रोगेट किया गया, और उसमें इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, बड़ी बड़ी पार्टीज हैं जो बाकी बिग मछलियां हैं जिनको हम बिग फिश कहते हैं, अच्छा, वो हैं कहीं इसमें पर शामिल। कुछ लोगों को सर कुछ लोगों को नोटिसेस पुलिस की तरफ से दिए गए हैं, बुलाया गया है, वो वाला क्या मामला है? किसके कहने पर या किन वजूहात की बिना पर नोटिसेस दिए गए? देखें, जब अरमगान उठा तो अरमगान की सीडीआर निकाल के दी आईबी ने, इंटेलिजेंस ब्यूरो जी, ने, और उसकी मदद से जो है वो शिराज तक पहुंचे और फिर शिराज भी आईबी ने उठाकर जो है वो पुलिस को दे दिया था। हाँ, उसके बाद जब साहिर उठा तो साहिर की सीडीआर कॉल डेटा रिकॉर्ड भी जो है वो निकाल कर दिया गया। आईजी सिंध ने, गुलाम नबी मेमन ने वो सीडीआर दिया, मुकद्दस हैदर जो डीआईजी सीआई हैं, उन्होंने कहा कि इसमें आप कंज्यूमर्स की तरफ मत जाइएगा अभी, उसमें उसकी लिस्ट में जाहिर है उतारे लोग थे, आपने ठीक जाना है सप्लायर्स की तरफ। इन्होंने हाँ, किया ये कि सप्लायर्स में से एक साहिर को उठाया और उसके बाद जो है कहा हमने तो बहुत बड़ा काम कर लिया। भाई होना ये था, बेसिकली जो बहुत इंपॉर्टेंट था, होना ये था कि आप एक लिस्ट बनाते कि जनाब हुँ, कौन कौन सप्लायर है, सिम के नंबर से उसका एड्रेस निकालते, लोकेटर की मदद से उसकी लोकेशन निकालते, सबको एफआईए हट को एक लेटर, एफआईए को एक लेटर लिखते कि जनाब ये लोग हैं, इनको स्टॉप लिस्ट में डाल दीजिए, और एक हुँ, साथ जो है वो ऑपरेशन करते, आपके हाथ में आ जाते। अब आप कहते हैं जी, कि ये आइया निकल गया, बाजिल भी निकल गया, दोनों मेमन सारे ब्रादरान है, तरफ और दोनों जो है वो आप कहते हैं कि अब नहीं है यहाँ पर। तो भाई इस, और सिर्फ यही नहीं, और भी बहुत लोग निकल गए। अब सिर्फ नोटिस देकर जो है ना वो बेसिकली खानापुरी की जा रही है, और ये हाँ, ज्यादा ये कंज्यूमर्स को हो रहे हैं। करें आप, मैं कहता हूँ कि ठीक है कंज्यूमर्स के खिलाफ भी कार्रवाई करें, लेकिन क्या मुकदमा बना लेंगे कंज्यूमर्स के खिलाफ आप? जो एंटी नार्कोटिक्स फोर्स की जो दफा है जो लगेगी उसके ऊपर, वो मंशियात के इस्तेमाल करने वाले के लिए कुछ है, मंशियात बेचने वाले के लिए कुछ है, जिससे जी, मंशियात जी, बरामद होते हैं उसके लिए कुछ है। आप तो कंज्यूमर के ऊपर कुछ भी नहीं लगा सकेंगे। तो केस खराब हो रहा है। ड्रग वाला मामला इतना बड़ा मामला है कि इसके ऊपर बहुत सख्त होनी चाहिए थी कार्रवाई। और मैं इस बात में एक बार फिर आपके प्रोग्राम में भी ये बात कह दूं कि बावजूद इसके कि मुल्क की आला तरीन शख्सियत आसिफ अली जरदारी इस मामले में खुद इंटरेस्ट ले रहे हैं, और उनके हुँ, कहने के ऊपर ही सिंध गवर्नमेंट ने कुछ अरसे पहले जो है सिंध असेंबली से एक बिल भी पास किया था जो तालीमी इदारों में मंशियात के इस्तेमाल, जो नौजवानों का बढ़ता हुआ इस्तेमाल था, उससे मुतालिक था। उसमें यह था कि जनाब हुँ, अब जो कोर्सेज हैं, जो इदारे हैं, वो ऐसे तलबा के जो है इंटरव्यूज भी कर सकेंगे जिनके बारे में शुबा होगा या जिनके बारे में पता चलेगा कि मंशियात इस्तेमाल कर रहे हैं, ताकि गैंग्स तक पहुंचा जा सके। ये बड़ा जबरदस्त कानून था, मैं खुद हैरान था कि ये कैसे आ गया। वो कानून बन गया। इस मामले के बाद भी आसिफ अली जरदारी ने कहा कि जी इसके ऊपर कार्रवाई करें। वजीर आला ने बुलाकर जो है आईजी सिंह को, डीआईजी सीआई मुकद्दस हैदर को, इनको कहा कि जनाब आप इस पे कार्रवाई करें। और कार्रवाई क्या है इस पर? सिफर बटा सिफर। या मेरे सिर्फ इस सारे मामले में 2 सवाल हैं। एक तो अरमगान का बाप क्या है? वो क्या कैरेक्टर है? मैंने इंटरव्यू किया, ही वाज़ लाइक कि तुम लोगों ने मेरी धज्जियाँ उड़ा दी हैं, मैं इंसाफ लूँगा, अपनी इज़्ज़त बहाल करवाऊँगा। और तो भाई सर ना बोल, अजीब लाइक मुझे नहीं समझ है कि व्हाट ही इज़ इस पर। और दूसरा फिर मैं ज़रा तालीमी इदारों पर आता हूँ, जो नशा वहाँ सप्लाई किया जा रहा है, क्या इन लोगों का वहाँ किरदार है या नहीं? हू इज़ अरमगान्स फादर? कौन है वो? कोई वो मैं चलाऊँगा, मुल्क चलाऊँगा, ये वाली बातें कर रहा था। काशिफ गालिबन उनका नाम है। कामरान कुरैशी एक कामरान असगर बिग फिश, कुरैशी। और वो इस वक्त जो है वो केस को खराब करने बहुत तेजी से लगा हुआ। हुँ, और आप इस बात से अंदाजा लगाइए कि जब अरमगान को पहली बार रिमांड के लिए पेश किया जाता है तो वो जज के या चैम्बर तक में दाखिल हो जाता है। जब वो जज के जी, चैम्बर से निकलता है तो पुलिस रिमांड जुडिशियल रिमांड में बदल चुका होता है। कामरान कुरैशी वो शख्स है जिसके नाम के ऊपर पाकिस्तान मंशियात स्मगल होती रही है।
मैं ये बात आपसे कह रहा हूँ, ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ, ठीक है, मेरे पास डॉक्यूमेंट्स हैं। कोरियर सर्विस के जरिए आने वाली मनशियात पाकिस्तान में कामरान कुरैशी के नाम पर आया करती थी, ठीक है? तो ये तो हो गया आपके सवाल का जवाब। अब आप तालीमी इदारों से मुताल्लिक कोई सवाल करने लगे। वहां पर क्या ये जो पकड़ा मामला सारा हुआ, मैं तो कामरान वाली बात ही हजम नहीं कर पा रहा हूँ फिलहाल। ये वो तालीमी इदारों में भी, या तालीमी इदारों में भी, यूनिवर्सिटीज में ज़ाहिर है इस वक्त जो माहौल बन चुका है हमारा, इस्लामाबाद हो, लाहौर, कराची हो, इवन फैसलाबाद और मुल्तान तक के कुछ इलाकों में यूनिवर्सिटीज में ड्रग लेना इट्स द साइन ऑफ स्टैंडर्ड। एक एलीट समझ जाती है, यो कहकर पुकारा जा रही है, तू बड़ा यो है भाई, तू पीता है, ये अपना बंदा है अपना। तो क्या ये लोग कराची में यूनिवर्सिटीज में सप्लाई वगैरह भी करते हैं? कहाँ नहीं होती, हर जगह होती है। देखें, जब आप किसी यंगस्टर को इसका आदी बना लेंगे, तो पहले वो आपका कंज्यूमर होता है, दूसरे नंबर पे वो आपका सप्लायर बन जाता है, क्योंकि उसे फिर अपना नशा पूरा करने के लिए उसे जो है वो पैसे चाहिए होते हैं, और पैसे फिर सप्लायर बन के मिलते हैं। तो जी ये एक पूरी चेन बनती चली जाती है, और ये पूरी चेन इस वक्त कराची के भी तालीमी इदारों में, कुछ अर्से पहले डाउ मेडिकल कॉलेज में की एक वो आई थी वीडियो, और बड़ी उसके ऊपर बड़ा शोर मचा था। उस वक्त जो है वो फिर कह दिया गया था डाउ की जानिब से कि नहीं जनाब, ये इस तरह नहीं, इस तरह था, वो तो सिगरेट पी रहे थे, नशा नहीं कर रहे थे। लेकिन सबने देखा था उस वीडियो में कि जनाब वो क्या थी, और वो तो हम, बल्कि उसमें तो ये कहा गया था, उसको बनाने की कोशिश हुई थी कि जी ये तो उन्होंने टिकटॉक वीडियो बनाने की कोशिश की थी। तो ये चीजें जो है वो तालीमी इदारों में हैं। तो मैं फिर वही मैंने इंटरोगेशन रिपोर्ट पढ़ी है 2019 वाली, उसमें जो एक लड़का था, वो लड़का जो जुल्फकार अली भुट्टो इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है, ज़ैबिस्ट। उसमें लिखा हुआ है, जैबिस्ट, उसमें लिखा हुआ है इंटरोगेशन रिपोर्ट में कि वो जैबिस्ट के कैफेटेरिया में बैठकर जो है वो वीट का नशा किया करता था। तो क्या क्या चीजें हैं, और ये कोई छुपी हुई चीजें नहीं थी, ये ओपन सीक्रेट्स हैं, सबको पता है। कोई कार्रवाई नहीं करना चाहता, कोई इस गेम के खिलाफ जाता नहीं है, क्योंकि सब मिले हों। और जो और आपके कराची या दीगर इलाकों के शहरों की भी जो बात करूं, तो जो पोश इलाके हैं ना, जो या हमारा जो अमीर तबका है, वो या एक ऐसा आजाद माहौल देता है अपनी औलाद को, जी और जी उसके वजह से उनके ऊपर कोई चेक एंड बैलेंस नहीं होता। या ना उनकी दोस्तियां चेक की जाती हैं, ना उनके जो सरगर्मियां हैं वो चेक की जाती हैं, और उसके नतीजे में जो है वो हर लड़का जो है वो नशा कर रहा है, और वीड तो एक बहुत ही मामूली सी बात है। वेरी अनफॉर्चुनेटली। अब लास्ट में बस मुझे ये बता दीजिए, मुस्तफा की फैमिली और मकान की फैमिली, इनका भी आपस में ताल्लुक था? आमिर शुजा का, कामरान, असगर कुरैशी, मुस्तफा की वालदा, या फिर? देखिए, मैं इसके ऊपर इस तरह से तो कमेंट नहीं करूंगा कि कोई ताल्लुक था नहीं था, लेकिन मुस्तफा और अरमगान में जरूर ताल्लुक था। और जब वही इंटरोगेशन रिपोर्ट जिसमें फिर आ जाता हूँ, आप तो मेरा पूरा प्रोग्राम ही चुरा रहे हैं, तो उसमें लिखा हुआ है कि 2019 की बात कर रहा हूं मैं, कि हाँ, अरमगान का दोस्त था तैमूर, और ठीक। तैमूर उर्फियत थी मुस्तफा आमिर की। फ़हीम साहब, आई एम ईगरली वेटिंग फॉर योर प्रोग्राम। मज़ीद कुछ उसमें इंशाअल्लाह ताला उसके बाद आपसे राब्ता करेंगे सर। थैंक यू सो वेरी मच।